सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत स्वस्थ हैं, बहुत मस्त हैं और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और अपने समय का बहुत सही उपयोग कर रहे हैं। आज का ये सेशन एक और कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन। अभी जो हम कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशंस ले रहे हैं बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इससे पहले वीनस डाउट सेशंस हुआ करते थे। वीनस डाउट सेशन लगभग 60 के आसपास वो क्लासेस हैं, वो आप सब लोग के देखें, यूट्यूब पर हैं और बहुत ही शानदार क्लासेस हैं, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस हैं। और अभी जो चल रही हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन, ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करने के लिए, बारीकियां समझने के लिए, कहीं कुछ कमी नहीं रह जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए इस प्रकार के सेशंस को हमने शुरू किया हुआ है। आज का सेशन है और आज के सेशन में हम डिटरमिनर्स पे चर्चा करेंगे। डिटरमिनर्स के क्वेश्चंस को लेंगे और फिर उन क्वेश्चंस के माध्यम से उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। सेशन शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज, बहुत ही शानदार अद्भुत एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों की जिस प्रकार की तैयारी है उसमें बहुत इजाफा होगा, इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं। और शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि वीनस टेस्ट सीरीज जो है वो राजस्थान की बेस्ट टेस्ट सीरीज क्यों है। केवल कहने के लिए नहीं, वास्तव में ही राजस्थान की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन वाले टेस्ट के साथ मंथली शेड्यूल टेस्ट बिल्कुल फ्री है। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, दोनों प्रकार की एग्जाम्स के लिए है। दोनों प्रकार के एग्जाम्स में जो डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन वाले टेस्ट हैं उनके साथ मंथली शेड्यूल टेस्ट एग्जाम तक बिल्कुल फ्री हैं। ये आप लोगों को मैं बताऊं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के 50 टेस्ट हैं जो कि डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन वाले टेस्ट हैं। इसमें 38 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 7 इसमें आपके रिवीजन टेस्ट हैं, यूनिट वाइज टेस्ट हैं, और 5 मेजर टेस्ट हैं, कंप्लीट सिलेबस वाले टेस्ट हैं। ये टेस्ट तो हैं ही हैं और इन्हीं टेस्ट के साथ मंथली शेड्यूल टेस्ट जो मार्च से लेके सितंबर तक बिल्कुल फ्री हैं। उनके लिए आपको अलग से एक पैसा भी देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा, अपनी तैयारी का आकलन कीजिएगा, उस आकलन के आधार पर अपनी तैयारी में और सुधार कीजिएगा और आप वीनस वर्ल्ड के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो भी आप टेस्ट सीरीज शुरू ज्वाइन करना चाहें जरूर करें। अब है आज का हमारा सेशन। ये क्वेश्चन आप लोग के ठीक ढंग से देखिएगा और फिर इसका आंसर कीजिएगा और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको आप ठीक ढंग से देख लीजिएगा, एक एक के ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं और एक से ज्यादा सूचनाएं मांगी जाती हैं, एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में होते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम से पहले इस प्रकार की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। चूज द करेक्ट सेंटेंस यूज ऑफ डिटरमिनस। डिटरमिनस के आधार पे सही सेंटेंस को चुनना है, कौन से सेंटेंस में डिटरमिनस का सही प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन देखिएगा, ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 इयर्स। इसमें जिस डिटरमिनर का प्रयोग किया गया है वो एवरी है। तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस में एवरी वर्ड जो है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए आपको एवरी का प्रयोग पता होना चाहिए। दूसरे में देखिएगा, इन अ फुटबॉल मैच एवरी टीम हैज 11 प्लेयर्स। दूसरे सेंटेंस में भी
जिस डिटरमिनर का प्रयोग किया गया है वो कौन सा है, वो एवरी है। ठीक है, पहले हम इनको देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे सही है गलत है। रीड एवरी ऑफ दीज सेंटेंसेस केयरफुली, इसमें भी किसका प्रयोग किया हुआ है, एवरी का प्रयोग किया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें एवरी का प्रयोग सही है या फिर सही नहीं है, और यदि सही नहीं है तो फिर सही क्या होना चाहिए ये बताना है। शी वॉज वेयरिंग 4 rings, 1 on each finger, ईच इसमें लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन भी जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है वो जानते हैं कि ये क्वेश्चन भी मंथली शेड्यूल टेस्ट का ही एक क्वेश्चन है। इस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम के लिए तैयार करवाए जाते हैं। यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस तैयार करके जाएंगे तो आप खुद समझते हैं कि एग्जाम आप लोगों के लिए कितनी आसान हो जाएगी। द बुक इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स एंड एवरी ऑफ दीज हैज 3 सेक्शंस, इसमें भी एवरी का प्रयोग किया गया है। ठीक है भाई, आप लोग एक बार आप सभी अपना आंसर करेंगे। पहला जो आंसर है वो है 1 2 4, यानी जो सही है वो कौन से हैं, पहला दूसरा और चौथा सही है। दूसरे में 1 और 4 यानी 1 और 4 सही है। तीसरे में 1 3 5 यानी 1 3 5 ऑप्शन है वो सही है, और दूसरे में 2 4 5 सही है। अपन शुरू करते हैं पहले वाले से। पहले वाले में एवरी का प्रयोग सही है या नहीं है ये देखते हैं, समझते हैं एवरी का प्रयोग कहां कहां किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात जो आप लोगों को समझनी है वो ये है कि एवरी का प्रयोग के सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। मोटी बात ये है कि किसके लिए किया जाता है, सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। एवरी स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड, हर बच्चा जो है वो हार्ड वर्क कर रहा है। आई हैव सॉल्व्ड एवरी क्वेश्चन, मैंने हर क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। ये बात आप सब जानते हैं कि एवरी और ईच दोनों सिंगुलर डिटरमिनर्स हैं, इनका प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। लेकिन आरपीएससी एग्जाम में कुछ ऐसा पूछने की कोशिश करती है जो सामान्य बातों से अलग होता है, जो सामान्य जो रूल होते हैं उससे अलग होता है, थोड़ा हटके होता है। एक सिचुएशन ऐसी बनती है जहां एवरी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। एवरी के बाद किसका प्रयोग किया जाता है भाई, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। और वो स्थिति होती है जब एवरी को अंतराल के अर्थ में प्रयोग किया जाए। किसके अर्थ में प्रयोग किया जाए भाई, जब एवरी को अंतराल के अर्थ में प्रयोग किया जाए, इंटरवेल के अर्थ में प्रयोग किया जाए। जैसे प्रत्येक 5 दिन से मैं वहां जाता हूं, मैं वहां प्रत्येक 5 दिन से वहां जाता हूं, तो आई गो देयर एवरी 5 days। अपन यहां लिखेंगे आई गो देयर, आई गो देयर एवरी 5 weeks, एवरी 5 week, हर 5 सप्ताह से मैं वहां जाता हूं। हर 5 दिन से तो अपन क्या लिखेंगे, एवरी 5 days लिखेंगे, हर 5 दिन से एवरी 5 days लिखेंगे। ठीक है, मुझे ये मेडिसिन हर 5 घंटे से लेनी होती हैं। आई हैव टू टेक दीज मेडिसिन एवरी 5 hours, आई हैव टू take these medicines, I have to take these medicines every 5 hours, every 5 hours, हर 5 घंटे से। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा कि एवरी का यही ऐसा प्रयोग है जहां हमें 5 hours लिखने पड़े, 5 days लिखने पड़े, 5 week लिखने पड़े। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात भैया। तो इस अर्थ में एवरी का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। पहला आपका ऑप्शन देखिएगा, ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स से पहले द का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, आप कहीं भी चेक करेंगे तो आपको द लिखा हुआ मिलेगा। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड, हेल्ड यानी आयोजित किए जाते हैं, एवरी 4 years, हर 4 साल से ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। तो इस स्थिति में एवरी का प्रयोग जो है वो बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई गलती इसमें नहीं है। अब देखिएगा, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को कब अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, जब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को लिखें, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के कम से कम
3 से 4 5 सेंटेंसेस आप खुद लिख लेंगे, तब आपका फिर ये कॉन्सेप्ट कभी न भूलने वाला हो जाएगा। जैसे हमने आप लोगों के लिए यहां लिखे थे, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इस प्रकार के ये, ठीक है। आई रिवाइज माई सिलेबस every 3 weeks. I revise my syllabus. I revise my syllabus every 5 weeks, every 3 weeks, जो भी आप लिखना चाहें, every 3 weeks, ठीक है। My father visits my hostel every 5 days. My father visits my hostel every 5 days, हर 5 दिन से, every 5 days, every लिखेंगे अपन, ठीक है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला जो सेंटेंस है, पहले वाला जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है, यही पूछा है, ठीक है भाई। तो एवरी का एक ही प्रयोग है, तो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। यदि आपको एवरी के लिए पूछा ना कुछ, तो आप मान के चलिएगा कि इसके लिए आप तैयार नहीं, पूछा जा सकता है। दूसरा देखिएगा, इन फुटबॉल मैच एवरी टीम हैज 11 प्लेयर्स। अब इसको समझिएगा, इन फुटबॉल मैच, किसी भी मैच में, इन क्रिकेट मैच कह दो, इन फुटबॉल मैच कह दो, इन कबड्डी मैच कह दो, एवरी टीम, जब मैच होता है तो कितनी टीम खेलती है? 2 टीम खेलती हैं। कितनी टीम खेलती हैं? 2 टीम खेलती हैं। और जब 2 का जिक्र हो और उनमें से प्रत्येक के अर्थ में, इंडिविजुअली जब अपन बातचीत करते हैं, इंडिविजुअली जब अपन किसी को रेफर करते हैं, तो उस स्थिति में एवरी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। किसका प्रयोग होना चाहिए? ईच का प्रयोग होना चाहिए। किसका प्रयोग होना चाहिए? ईच का प्रयोग होना चाहिए। समझ में आ गई बात? यहां क्या समझ में आई? इन अ फुटबॉल मैच ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स। In a cricket match, each team has in a cricket match, एक ही बात है, चाहे आप क्रिकेट मैच लिख दो, चाहे आप फुटबॉल मैच लिख दो, ठीक है। तो फिर वहां आप लोगों को in a cricket match each team आएगा। क्या आएगा? each team has 11 प्लेयर्स, ठीक है भाई। तो ये भी क्लियर हो गया। दूसरे वाला ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। इन ए फुटबॉल मैच ईच का एक और बहुत शानदार प्रयोग होता है, जब कुछ चीजें होती हैं, जब 2 ही होती हैं, इन ईच हैंड, ठीक है। इन ईच हैंड, ही वॉज कैरिंग ए पॉलिथीन, ए कैरी बैग इन हीज ईच हैंड, ठीक है। दोनों हाथों में, इसका मतलब प्रत्येक, तो ईच लिखेंगे अब वहां। किसका प्रयोग करेंगे? हमेशा ईच का प्रयोग करेंगे। ये बात समझ में आ गई भाई? चलो तीसरा देखिए, इसका मतलब दूसरे वाला जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहां तक क्लियर है अभी सबको? आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा, आप तीसरे ऑप्शन को देखिएगा और बताइएगा कि वो सही है कि गलत है। रीड एवरी ऑफ दीज सेंटेंसेस केयरफुली। बताओ इसका। सही बताइएगा, अगर ये गलत है तो। गलत है तो रीड एवरी ऑफ दीज सेंटेंसेस केयरफुली। देखो इसमें समझो पहले क्या है। यहां जो एवरी का प्रयोग किया गया है, वो इस सेंटेंस में जो किया हुआ है वो डिटरमिनर नहीं है, प्रोनाउन के रूप में करने का प्रयास किया हुआ है। के रूप में देखो, ईच और एवरी, ईच और एवरी, इनमें ईच और एवरी जो है, इसमें से ईच जो होता है वो प्रोनाउन और डिटरमिनर दोनों होता है। प्रोनाउन और डिटरमिनर दोनों होता है, ये आपको समझना है। प्रोनाउन और डिटरमिनर दोनों होता है। जबकि एवरी जो होता है, वो ये गड़बड़ हो जाती है दिमाग में, कई बार हमें लगता है कि ये भी क्या होता है, प्रोनाउन और डिटरमिनर दोनों होता है। जबकि एवरी जो है वो क्या नहीं होता है? प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी जो होता है वो प्रोनाउन नहीं होता है। प्रोनाउन नहीं होने का मतलब क्या है? इसको प्रोनाउन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसको केवल और केवल किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है? डिटरमिनर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब इसको कैसे समझोगे आप? इसको ऐसे समझेंगे कि प्रोनाउन का प्रयोग बिना नाउन के हो सकता है। जैसे
ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हम ऐसे लिख सकते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज वर्किंग हार्ड, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज लिखेंगे, देखो वर्ब सिंगुलर आएगी, ध्यान रखना। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज वर्किंग हार्ड, हर बच्चा जो है वो हार्ड वर्क कर रहा है, ईच ऑफ, ये ठीक है। यहां ईच जब आपसे पूछें कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि साहब ईच जो है वो प्रोनाउन है, ठीक है। इसी तरीके से मानो कई बार लिखा जाता है सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, ऐसे भी लिखा जाता है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड ऐसे लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में सम जो है ये प्रोनाउन है। मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं कि ऐसे आप एवरी को नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते आप भैया? एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स आप ऐसे नहीं लिख सकते, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां एवरी जो है वो प्रोनाउन के रूप में ही हुआ, जबकि एवरी वर्ड जो है उसका प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता ही नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चों को इसकी जानकारी पहले भी है, लेकिन जानकारी होना और उसको एग्जाम में क्वेश्चन में दिए गए कॉन्सेप्ट के अनुसार समझ के आंसर कर देना, ये दूसरी बात होती है। जानकारी होना आपसे पूछ ले कि भाई ऐसे हो सकता है नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको वहां समझ में आएगा ये मेरा किया हुआ है और ये ऐसे होता है। तो यहां हमारे बात समझ में आ गई कि रीड एवरी ऑफ दीज सेंटेंसेस केयरफुली, ये नहीं हो सकता। यहां क्या लिखेंगे अपन? रीड ईच ऑफ दीज, क्या लिखेंगे अपन यहां? रीड ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस केयरफुली, हर सेंटेंस को यहां केयरफुली लिखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। एक सेंटेंस और बताओ भाई, ये जो पहले वाला सेंटेंस है, एक बार आप लोगों को मैं वापस से कुछ बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी जो अप्रोच होती है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, एक साथ कई चीजों को साथ लगने का साथ रखने का हमारा विचार रहता है। इसमें ये जो पहले वाला सेंटेंस है, आपको बताना है कि ये एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में। आपको बताना है ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है, बताएंगे जरूर। और दूसरी बात, अगर ये सेंटेंस एक्टिव में है, मान लिया कि ये सेंटेंस एक्टिव में है, तो इसकी पैसिव क्या होगी ये बताना है। और ये सेंटेंस यदि पैसिव में है तो इसकी एक्टिव क्या होगी। एक्टिव पैसिव वॉइस में दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पैसिव है तो इसकी एक्टिव क्या होगी ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, आप लोग के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप वीनस बहुत ही सीरियस स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि जो बच्चा सीरियस नहीं है वो तो वीनस वर्ल्ड से वैसे ही नहीं जुड़ता है, क्योंकि यहाँ मजाक की बातें होती ही नहीं है, बच्चों को गुमराह करने जैसा कुछ होता नहीं है, केवल और केवल पढ़ाई लिखाई की बातें अपन यहाँ करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं, तो जरूर बताएंगे कि सेंटेंस। दूसरा, ये जो वर्ब हेल्ड है, ये इसकी बेस वर्ब कौन सी होती? बेस फॉर्म जानते हो? बेस फॉर्म जानते हो ना? बेस फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी होती है? ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, ये आप बताएंगे। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। और इन ए फुटबॉल मैच एवरी टीम हैज 11, एवरी की जगह अपन इसको लिख देते हैं ईच, ईच लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर सकता हूं ना? आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल सही बात है, आप लोग तैयार हैं इसके लिए, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में करना। मैं जो इनके आंसर्स बताऊंगा वो अगले कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन में बताऊंगा। आज आप लोगों को केवल डिटरमिनर्स की बातें बताऊंगा, और अगला जो सेशन होगा उसमें फिर इनके आंसर्स पर चर्चा करेंगे। जब तक आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें, एक दूसरे के कमेंट पर जवाब दें कि हाँ आपका सही है, आपका सही नहीं है। इतने सारे बच्चे हो आप लोग के, इतने सारे बच्चे वीनस वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के हर गांव ढाणी तक वीनस वर्ल्ड पहुंच चुका है। तो फिर इतने सारे बच्चे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में खुद एक दूसरे का आंसर कर सकते हैं। इस जिम्मेदारी को आप समझे। इसका पैटर्न बताना है आपको, पैटर्न, दूसरे वाले सेंटेंस का पैटर्न बताना है। पैटर्न से क्या मतलब भाई? दूसरे वाले सेंटेंस का पैटर्न बताना है। इसका मतलब यह है कि दूसरे वाला सेंटेंस का SPOCA,
टेंस में आपको बताना है कि इसका एसपीओ एनालिसिस करेंगे, एसपीओसीए में इसका एनालिसिस करना है, यानी आपको इसका पैटर्न बताना है कि कौन से पैटर्न का सेंटेंस है, कौन सा, दूसरे वाला, ये बता देंगे। पहले वाले का क्या क्वेश्चन था आपको पता चल गया, दूसरे वाले का क्या क्वेश्चन ये भी पता चल गया। तीसरे वाले को अपन पढ़ते हैं, रीड ईच ऑफ दिस, इसमें भी ईच आएगा, ये भी अपन कर चुके हैं। रीड ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस केयरफुली, इसमें केयरफुली जो वर्ड है ये आपकी एडवर्ब है, ठीक है। का एडजेक्टिव जो होता है वो होता है केयरफुल, और इसका जो नाउन होता है वो होता है केयर, इसकी वर्ब जो होती है वो होती है केयर। शी वॉज वेयरिंग 4 रिंग्स ऑन ईच फिंगर, 1 ऑन ईच फिंगर, हर फिंगर पे उसके पास कितनी है, हर फिंगर पे एक अंगूठी है, E1 ऑन ईच फिंगर। इस तरीके से जब अपन लिखते हैं तब भी ईच का प्रयोग सही होता है। दे डिस्ट्रीब्यूटेड 5 पेन्स ईच स्टूडेंट, उन्होंने बांटे 5 पेन हर एक बच्चे को, ईच स्टूडेंट, ठीक है। 3 नोटबुक्स वर गिवन टू ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, ईच स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जब अपन लिखते हैं तो 5 स्टूडेंट्स ईच ऐसे लिख सकते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूटेड 5 पेन्स ईच, लास्ट में भी अपन क्या लिख सकते हैं, ईच लिख सकते हैं, ठीक है। एवरी नहीं लिखेंगे। जैसे एक बार ढंग से समझ लो, अरे भाई एक एक क्वेश्चन को यदि आपने ठीक से समझ लिया तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। They gave 5 pens each, यहां ईच आएगा, ईच का मतलब ईच स्टूडेंट आएगा, ठीक है। एवरी नहीं आएगा, क्या आएगा, ईच आएगा, तो इसमें भी क्या आएगा, ईच आएगा। सी वॉज वियरिंग 4 रिंग्स 1 ऑन ईच फिंगर, हर एक पे एक, ये भी ठीक है। द बुक इज डिवाइडेड, इसको डिवाइडेड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिवाइडेड लिखेंगे। ये जो इड है, ईडी, इसको फोनेटिक्स में क्या कहते हैं, इड कहते हैं, इसको डिवाइडेड कहेंगे, इसको क्या नहीं कहेंगे, डिवाइडेड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, डिवाइडेड कहेंगे। द बुक इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स एंड एवरी ऑफ दीज हैज 3 सेक्शंस। वही बात है, एवरी ऑफ कभी नहीं होता है, क्या नहीं होता है बेटा, एवरी ऑफ कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसकी जानकारी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को दी थी। इसका मतलब ये भी सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, और ये सही नहीं है। तो पहला और कौन सा सही है, 4 वाला सही है। फर्स्ट और 4 वाले आंसर जो है इसके बिल्कुल सही हैं, और फर्स्ट और 4 वाला जो है वो ये है, यानी 2 वाला जो है इसका वो इसका सही आंसर। एक बार लिख दो फटाफट कमेंट बॉक्स में किस किस का क्वेश्चन ये सही हुआ है, किस किस बच्चे ने इसका सही आंसर किया है, वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी डिटरमिनर का ही है, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट में हम केवल किसकी चर्चा करेंगे, डिटरमिनर्स की चर्चा करेंगे। यूज द इनकरेक्ट सेंटेंस यूज ऑफ डिटरमिनर्स। द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट, I could answer only few questions. I could answer only few questions. इसमें जिस डिटरमिनर का प्रयोग किया गया है वो few है। आपको बताना है कि few का प्रयोग यहां सही है क्या। few के प्रयोग सही से मतलब क्या few आएगा या कुछ और आएगा, few के बजाय a few आएगा या फिर the few आएगा, ये आप लोगों को बताना है। दूसरा लिखिएगा, देखिएगा, the project will be completed in the next a few years. In the next a few years. तो आपको बताना यहां इसमें a few का प्रयोग ठीक है क्या, दूसरा ये बताना है। तीसरा देखिएगा, I need to take my medicines every few hours. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की थी कि एवरी का प्रयोग इस तरीके से होता है, तो इसमें आपको बताना है एवरी भी सही है क्या, एवरी तो सही है, few सही है या नहीं है, ये आपको बताना है। few hours,
द फ्यू पीपल आई मेट एट द पार्टी वर वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? द फ्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भाई? द फ्यू लिखा हुआ है। और आपको बताना है कि ये द फ्यू का प्रयोग सही है या नहीं है। और अब आपको आंसर करने हैं कि इसमें से कौन कौन से सही हैं। ए में ऑप्शन है एक और दो, दो में ऑप्शन है एक और तीन, और तीन में ऑप्शन है दो और तीन, और चार में ऑप्शन है एक दो और तीन। आंसर कर दो फटाफट, फिर एक एक को समझते हैं और समझ के चीजों को आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं अभी। ठीक है, देखो पहला देखिएगा, द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट आई कुड आंसर ओनली। ये जो ओनली है ना, ये अफर्मेटिव पर फोकस करता है, अफर्मेटिव को इंफेसाइज करता है कि कुछ संख्या में जरूर थे। तो ओनली के बाद आपको फ्यू नहीं लिखना है, क्या लिखना है? ओनली ए फ्यू लिखना है। क्या लिखना है बेटा? ओनली ए फ्यू लिखना है। कहीं भी नोट कर लीजिएगा, यदि आपने पहले से इसको नोट नहीं किया हुआ है, पहले से आपने इसको नहीं समझा हुआ है, तो कहीं भी इसको नोट कर लीजिएगा। ओनली ए फ्यू लिखेंगे। ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। ओनली ए फ्यू students were present in the class today, were present in the class today। केवल कुछ बच्चे ही, केवल कुछ बच्चे। ओनली लिखेंगे, ओनली फ्यू स्टूडेंट नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यदि आपने ओनली लिख दिया तो फिर ए फ्यू ही लिखेंगे। ठीक है, आई कुड सॉल्व ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस। आई कुड सॉल्व, I could solve only a few questions। I could solve only a few questions। मैं केवल कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सका। Only a few questions। ठीक है, only a few friends of mine helped me। Only a few friends of mine, only a few friends of mine helped me। केवल कुछ ही दोस्त मेरे जो थे मेरी हेल्प की। ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन हेल्प मी। तो क्या लिखेंगे यहां? एफ यू लिखेंगे। समझ गए होंगे भाई एकदम। कुछ नए एग्जांपल्स होते हैं और आपको लगता है तो आप उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब जितना आपका पेन चलता है उतना आप सफलता के नजदीक जाते हैं। कि मान के चलिएगा कि जितना आपका पेन चलता है उतना आप दौड़ते दौड़ते अपनी सिलेक्शन के नजदीक चले जाते हैं। इसलिए पेन को चलाते रहिएगा, लिख लिख के चीजों को देखिएगा, लिख लिख के चीजों को याद कीजिएगा, नए नए सेंटेंसेस बना के देखिएगा, उन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश कीजिएगा। चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, चाहे आपका सेकंड पेपर हो, मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है कि जितना आपका पेन चलेगा, आप मान के चलिएगा कि आप वो आपके अपने और सिलेक्शन के बीच की दूरी को तय कर रहे हैं। आपका पेन जो चलता जा रहा है वो उस दूरी को पाटता जा रहा है, उस दूरी को कम करता जा रहा है। इसलिए पेन को खूब यूज किया जाया करें। चलो लिख लिए होंगे अपने ये। चलो अभी नेक्स्ट देखिएगा, तो मिटा देते हैं। नेक्स्ट, पहले वाला जो था वो सही नहीं है, इस हिसाब से पहले वाला सही नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखिएगा, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट। अब ये देखो, नेक्स्ट के बाद में ए नहीं आता है। नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, एवरी फ्यू ईयर्स, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ध्यान रखना इस बात को, नेक्स्ट के बाद में लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट के बाद में ए नहीं आएगा, आप ये नहीं लिखेंगे नेक्स्ट ए फ्यू ईयर्स। ठीक है, I spent next few years there। We will spend या फिर I will spend, I will spend next few years there। Next few years there। I will spend next few years there। आप ये लिखेंगे, next a few नहीं लिखेंगे। समझ में आ गई होगी बात आपके? a few नहीं लिखना है, क्या लिखना है?
फ्यू लिखना है। इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो भी ठीक नहीं है, इसमें एफ्यू होना चाहिए था एक वाले में और इसमें फ्यू होना चाहिए था। तीसरा देखें, आई नीड टू टेक माई मेडिसिन एवरी फ्यू आवर्स, ये बिल्कुल ठीक है। एवरी फ्यू आवर्स, नेक्स्ट फ्यू आवर्स, एवरी फ्यू आवर्स, ये बिल्कुल सही होते हैं। तो ये आंसर जो है आपका ये सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। और चौथे वाले में देखिएगा दैफ्यू का प्रयोग है। आपने दैफ्यू का प्रयोग जरूर पढ़ा होगा और उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जब सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स हो और एडजेक्टिव क्लॉज कहीं हो, जैसे पीपल, कौन से पीपल, आई मीट इन द पार्टी, ये जो पीपल के लिए यहां ये है एडजेक्टिव क्लॉज, इस वजह से किसका प्रयोग होगा, दैफ्यू का प्रयोग होगा। आपने वैसे पढ़ा होगा कि थोड़े से, लेकिन सबके सब, द फ्यू पीपल आई मीट देयर या मीट एट द पार्टी वर वेरी इंटरेस्टिंग, वो सब के सब बहुत इंटरेस्टिंग थे। ठीक है, द फ्यू रुपीज, द फ्यू रुपीज, द फ्यू रुपीज आई अर्नड वर लास्ट नाइट। आप क्या लिखेंगे, द फ्यू रुपीज लिखेंगे। ठीक है, थोड़े से रुपए जो मैंने कमाए थे वो क्या हो गए, पिछली रात को नष्ट हो गए। तो इसमें द फ्यू का प्रयोग बिल्कुल क्या है, खो गए। द फ्यू का प्रयोग बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो सही है वो कौन सा है, तीसरा और चौथा सही है। इसमें देखिएगा आप लोग, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, इस प्रकार का कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। नेक्स्ट ए फ्यू ईयर्स, ओनली फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो ओनली के बाद में ए आना चाहिए था। एवरी फ्यू ईयर्स, ये सही है। तो इसमें जो सही होने हैं वो तीसरा और चौथा सही होना है। ठीक है, तीसरा और चौथा इसमें सही आंसर है। ठीक है अभी, चलो, तो ये थी आज की हमारी क्लास, ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन। और अब मैं आप लोगों को अपनी बुक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बुक्स हैं, 4 बुक का सेट है, 4 बुक्स हैं। ये 4 बुक्स आप लोगों के पास होनी चाहिए, शानदार एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट वाली बुक्स हैं। ये लिटरेचर की बुक है। इस बुक में कंप्लीट थियरी है, जिसमें एजेज हैं, मूवमेंट्स हैं, इंडियन लिटरेचर है, एकदम डिटेल स्टडी के साथ। और 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ये 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली बुक है, जिसमें 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन से ग्रामर के सभी टॉपिक्स हैं। इसमें वर्ड पावर भी शामिल है। कई बच्चे पूछते हैं वर्ड पावर कहां से तैयार करें, वीनस ग्रामर से तैयार करें। और ये जो आपकी बुक है ये वीनस इंग्लिश पेडागोजी की बुक है, यानी मेथड्स की बुक है। ये आप लोग के आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, रीट मेंस के लिए, दोनों के लिए रख सकते हैं। थ्योरी है और 700 के आसपास इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। और ये आपके सेकंड ग्रेड के सोल्व पेपर्स हैं। बुक आपको चाहिए तो आप अपने आसपास के दुकानदार से, किताबों की दुकान वाले से कहिएगा कि भाई इस प्रकार की बुक हमें चाहिए, तो आपको उपलब्ध करवा देंगे। यदि उनके पास नहीं मिलती हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम यहां से आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध करवा देंगे। यदि क्लास आपको ठीक लगी हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा। और इसी प्रकार के और शानदार शानदार क्लासेस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।